दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका अपने आयात पर टैरिफ बढ़ाता है तो उसकी गूंज सिर्फ वॉशिंगटन तक ही नहीं बल्कि दिल्ली, बीजिंग और ब्राजील तक महसूस होती है। हाल ही में अमेरिका की टैरिफ नीति में आए बदलावों ने वैश्विक व्यापार की धड़कन तेज कर दी है, लेकिन इसी बीच भारत अमेरिका को रिकॉर्ड निर्यात और चीन से बढ़ता आयात, दोनों ही घटनाएं एक नई कहानी को बयां करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि इन विपरीत परिस्थितियों के बीच भी भारत का अमेरिका को रिकॉर्ड निर्यात कैसे बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर चीन से रिकॉर्ड आयात में कैसे वृद्धि हुई है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं क्योंकि अमेरिका से जो भारत का व्यापार है उसमें भारत की तरफ से जो निर्यात होता है, जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें एक रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि देखी गई है, अब तक की सबसे ज्यादा। वहीं पर दूसरी ओर चाइना से अगर देखें तो हमारा आयात स्तर अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो ये दोनों ही बातें हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, बात जब व्यापार की होती है तो व्यापार किसी भी देश की सीमा से निकलकर उसके उत्पाद के दुनिया के हर कोने में पहुंचने लगने का एक संकेत होता है। अर्थात किसी भी देश का जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, वो उसकी परिसीमा से बाहर जाता है और पूरे देश दुनिया के हर कोने तक पहुंचता है। तो ऐसे में ये सिर्फ व्यापार नहीं होता है बल्कि एक राष्ट्र की ताकत को बयां करता है, उसकी सोच को बयां करता है और साथ साथ उसकी क्षमता का प्रमाण होता है। इसीलिए जब व्यापार प्रभावित होता है तो किसी भी देश की क्षमता प्रभावित होती है। तो इस पूरे के पूरे संदर्भ को आज हम समझेंगे कि ये निर्यात और आयात का खेल क्या है शीर्षक के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहले खबर की बात करते हैं। खबर इसलिए चर्चा में है, यह खबर है क्या, तो इंडियाज एक्सपोर्ट टू अमेरिका। अब भारत का अमेरिका को जो निर्यात है और इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, और चाइना से हम जो आयात करते हैं, वो दोनों ही ऑल टाइम हाई इन 2024-25। इसका मतलब 2024-25 में ये अब तक के उच्चतम स्तर पर दोनों ही चीजें हैं। अब देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो 2024-25 की आप बात देखिए, कुल 820.93 बिलियन डॉलर मूल्य के बराबर सामान और सेवा का हमारे यहां क्या हुआ है, निर्यात हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में आप देखेंगे तो 5.5% की वृद्धि को दर्शा रहा है। इसमें भी अमेरिका का एक बड़ा रोल है। साथ ही वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे चीन से जो आयात है, उसमें भी 113.45 बिलियन डॉलर की कुल राशि का हमने आयात किया है, जो भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। तो इन दोनों ही कारणों से इसकी चर्चा यहां पर हो रही है। अब देखेंगे, इसके पीछे के कारणों को भी समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत अमेरिका का जो व्यापार रहा है 2024-25, अर्थात वित्तीय वर्ष 2024-25। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और वो जाता है कब तक, वो 31 मार्च तक जाता है। तो 2024-25 की जब बात हो रही है तो इसका मतलब कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 की बात हो रही है। अब उस आंकड़े के आधार पर देखिए, अमेरिका जो है उसको भारत का जो निर्यात है वो यहां देखिए केवल 1 मंथ की अगर बात करें, अर्थात पिछले वर्ष का जो वित्तीय वर्ष है उसके आखिरी महीने की बात करें, अर्थात मार्च महीने की बात करें, तो यहां पर आप देखिए 10.14 बिलियन डॉलर के बराबर निर्यात हम अमेरिका को करते हैं, भारत अमेरिका को निर्यात करता है। वहीं पर 2024 की अगर बात करें तो ये 7.51 बिलियन डॉलर था। तो इसका मतलब पिछले वर्ष के मार्च से जब इस वर्ष के मार्च की हम तुलना कर रहे थे तो वहां पर हमको जो प्रतिशत वृद्धि दिखाई देती है वो 35.06% की प्रतिशत वृद्धि दिखाई देती है। केवल अलग अलग जो वित्तीय वर्ष के अलग अलग जो मंथ हैं, अगर केवल मार्च महीने की तुलना की जाए। अब पूरे वित्तीय वर्ष की अगर बात करेंगे, अमेरिका के संदर्भ में हम बात करेंगे, तो अमेरिका को निर्यात पूरे वित्तीय वर्ष में अगर आप देखेंगे तो 86.51 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। अब तक हम इतनी राशि के सामान को या सेवाओं को हम अमेरिका को निर्यात नहीं कर रहे थे, यह अब तक का सर्वाधिक है। अब सर्वाधिक होने का कारण भी टैरिफ है। टैरिफ वार लगातार चल रहा था, जिसकी वजह से जो टैरिफ है, शुल्क बढ़ने की जो आशंका थी, जिसकी घोषणाएं बार बार हो रही थी, उसकी वजह से ये निर्यात बढ़ गया। अब आप सोच रहे हैं कि टैरिफ बढ़ने से निर्यात कैसे बढ़ गया, ये तो दोनों विरोधाभास वाली बातें हो गई। तो नहीं, दरअसल इसका कारण है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि टैरिफ किसे कहते हैं। तो टैरिफ का मतलब ही हुआ कि हम जो शुल्क होता है किसी भी देश से, अगर मान लीजिए कोई भी देश है, यहां पर मान लीजिए अमेरिका है और ये ABCD कोई अन्य देश है, तो ABCD किसी अन्य देश से अमेरिका में सामान आ रहा है। अब इस पर अमेरिका क्या करेगा, इस पर शुल्क लगा देगा। पहले मान लीजिए वो शुल्क अगर 20 रुपए थे, उसको अमेरिका ने अगर बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया, तो जो सामान यहां पर 120 रुपए का मिल रहा था वो हो सकता है वो 150 रुपए का मिल जाए।
अब ये राशि जितनी बढ़ती जाएगी, ये शुल्क टैरिफ की दर जितनी बढ़ती जाएगी, उतना ही बाहर से आने वाला सामान अमेरिका में महंगा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से आने वाले जो सामान है उसको हतोत्साहित किया जाए और खुद अमेरिका में जो चीजें बन रही हैं या किसी भी देश में अगर उसके द्वारा टैरिफ बढ़ाया जाता है तो वो अपने देश में बन रही चीजों को बढ़ावा देना चाहता है और बाहर से आने वाली चीजों को हतोत्साहित करना चाहता है। तो ये टैरिफ की अगर बात करें तो टैरिफ शुल्क बढ़ने की जैसे ही आशंका व्यक्त की गई, साथ ही साथ ये घोषणा की गई कि चाइना पर टैरिफ अत्यधिक बढ़ा दिया गया। आपने देखा लगभग 250%, 245% की बात की गई। वहीं पर भारत पर भी लगभग 26% की बात की गई। तो ऐसे में भारत और चीन की अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो चीन पर जहां पर वो टैरिफ आपको 245% के आसपास, भारत पर 26% के आसपास, तो इसका मतलब कि अमेरिका को जो भारत से सामान भेजा जाएगा वो चीन से जो सामान आएगा उसकी तुलना में भारत वाला सामान क्या होगा, सस्ता होगा। तो इसका मतलब कि अमेरिका में भारत के सामानों की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस दिशा में साथ ही मार्च में ज्यादा से ज्यादा माल भारत से कहां गया, वो गया अमेरिका में। और इसमें भी विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो वो किस प्रकार की सामग्री जाती है, तो वो जाती है इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से। में आप देखेंगे उसमें तेजी से निर्यात की दर देखी गई है। अब इसके लिए फ्रंट लोडिंग ऑफ शिपमेंट एक शब्द आता है। फ्रंट लोडिंग ऑफ शिपमेंट का मतलब ही होता है कि अगर भविष्य में कोई शुल्क लगना है, कोई टैरिफ लगना है, उसका भय उत्पन्न हो गया, या अगर ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी पॉलिसी में चेंज आने वाला है, किसी प्रकार की नीति में बदलाव होने वाला है, या अगर लोगों को लगता है, किसी देश को लगता है कि मांग भविष्य में बढ़ने वाली है तो वो स्टॉक कर लेता है। अगर ये लगता है कि लॉजिस्टिक्स में किसी भी प्रकार की रुकावट आने वाली है, हो सकता है बंदरगाहों पर कोई हड़ताल हो जाए, हो सकता है कि वैश्विक शिपिंग की क्राइसिस आ जाए, तो ऐसी दशा में एक ऐसा भविष्य में उत्पन्न होने वाला भय होता है जिसमें कि हम समय से पहले ही ज्यादा से ज्यादा सामान को क्या करते हैं, पैक करते हैं और उसको जहां भेजना है भेज देते हैं। तो एक सिंपल भाषा में आप समझिए, इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है फ्रंट लोडिंग ऑफ शिपमेंट। इसका मतलब ही है कि आगे बढ़ के जल्दी से जल्दी सामान भेज दो, और वहां से भी डिमांड ज्यादा है क्योंकि सस्ता जहां से आपको माल मिलेगा आप वहां से लेना चाहेंगे। तो ये कंडीशन हो गई। अब ऐसी दशा में चूंकि इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो अगर चाइना की तुलना में देखें तो भारत का सामान सस्ता होगा, तो भारत के सामानों की वहां पर डिमांड ज्यादा हुई और यहां से लोगों ने वहां पर सामान ज्यादा भेजा। इसीलिए भारत के निर्यात की हिस्सेदारी आप देखेंगे मार्च माह में जैसे ही टैरिफ की घोषणा होती है वहां से भारत की निर्यात हिस्सेदारी भी आपको ज्यादा दिखाई देगी। और 13.73% जो हिस्सेदारी है भारत की अमेरिका में एक्सपोर्ट जो हिस्सेदारी है वो दिखाई दे रही है, और यूके में भी 14.31% तक ये हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो दोनों ही जगह पर अमेरिका में 13.73% और यूके में 14.31% हिस्सेदारी, निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई देती है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन था, तो टैरिफ की जो वृद्धि की जो आशंका थी, हालांकि अभी 90 दिन का रिलैक्सेशन दिया गया है लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसी में इस दुविधाजनक स्थिति में फिलहाल जो रिलैक्सेशन का पीरियड है उसमें यह निर्यात की बढ़ी हुई दर दिखाई दे रही है। अब भारत चीन की अगर बात करें व्यापार संबंधों को, अगर पिछले वित्तीय वर्ष में हम देखें तो 2024-25 में आप देखेंगे चीन से आयात हमारा जो है 113.45 बिलियन रहा। अर्थात पिछले वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, 113.45 बिलियन डॉलर का हमने आयात चीन से किया, जो कि अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। अब ये आयात चीन से क्यों बढ़ता है इसको भी देखिए। ये अब तक का सर्वाधिक स्तर इसलिए देखने को मिल रहा है कि मार्च महीने में भी आप देखें केवल मार्च महीने में 25% की वृद्धि होती है चीन से आयात में। तो इसके लिए भी देखिए कारण ये है, एक तो भारत की जो PLI अर्थात उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है वो भी जिम्मेदार है। अब आप सोच रहे हैं PLI कैसे जिम्मेदार है, तो देखिए PLI भारत सरकार की एक पॉलिसी है जिसके अंतर्गत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसको कहा जाता है। भारत सरकार की इस पॉलिसी के अंतर्गत जो घरेलू विनिर्माण उद्योग है अर्थात हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा इंडस्ट्री है उसको हम मेक इन इंडिया पहल के तहत आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। अर्थात भारत सरकार क्या चाहती है कि मेक इन इंडिया पहल के तहत जो हम PLI स्कीम के तहत, इस नीति के तहत हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर बनाने का मतलब ही हुआ कि भारत में जो भी उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाते हुए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जाता है ताकि घरेलू प्रोडक्शन हमारा बढ़े। अब इसमें क्या होता है, कई ऐसे सेक्टर होते हैं जैसे कि मान लीजिए मोबाइल का सेक्टर हो गया, सोलर एनर्जी का सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया,
या इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो गया। तो इन सेक्टर्स में हम आत्मनिर्भर पीएलआई स्कीम के तहत बनाना तो चाहते हैं, हमारी मेक इन इंडिया पहल तो अच्छी है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे कल पुर्जे होते हैं जो कि यहां पर उनकी उपलब्धता एक तो ज्यादा नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर उपलब्धता है भी तो वो महंगे हैं। और ऐसे में दूसरी तरफ जब हम चाइना की तरफ देखते हैं तो वहां पर बल्क में हमें चीजें उपलब्ध भी वहां से हो जाती हैं और अपेक्षाकृत सस्ती भी हैं। तो ऐसी दशा में जो कल पुर्जे होते हैं, हम कह सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हम चाइना से आयात करते हैं। और जैसे जैसे पीएलआई स्कीम को हम बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे जैसे घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, वैसे वैसे इन छोटे छोटे कल पुर्जों के आयात पर हमारी निर्भरता चाइना पर बढ़ती जा रही है। इसलिए ही चाइना से ये जो बढ़ा हुआ आयात है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जो पीएलआई स्कीम है हमारी भारत सरकार की, वो भी जिम्मेदार है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन कल पुर्जों के लिए जो हमारी निर्भरता है वो चीन पर बढ़ जाती है। अब देखिए, चीन जो है 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो फार्मा हो, सोलर पैनल हो, ऑटोमोटिव पार्ट्स हो, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हो, मशीनरी हो, स्टील उत्पाद हो और केमिकल्स हो। इन सभी क्षेत्रों में जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है उस पर हमारी आयात पर निर्भरता हमारी चीन पर है। हम चीन से ही वो चीजें हमारे यहाँ आती हैं। तो इसीलिए भारत हम कह सकते हैं जो चीन से आयात है वो बढ़ा है। साथ ही साथ अब देखिए, व्यापार संतुलन की स्थिति तब होती है जब हमारा आयात हम किसी देश से जितना कर रहे हैं उतना ही निर्यात कर रहे हैं। तो ये सबसे आइडियल कंडीशन मानी जाती है। अगर हमने 100 रुपए की चीज खरीदी और 100 रुपए की उसको बेच भी दी तो हमारा व्यापार संतुलन कहा जाता है। लेकिन अगर वहीं पर हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं तो हम व्यापार में व्यापारिक घाटे की तरफ जाते हैं। और वहीं पर अगर हम निर्यात ज्यादा कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं तो हम अधिशेष सरप्लस की कंडीशन होती है। ये दो कंडीशन होती है। अब देखिए, भारत का चीन को निर्यात आप देखेंगे तो $14.2 बिलियन पर ही रह गया है, जो कि 2014 के लेवल से भी कम है। अब ऐसे दशा में ये एक चिंता की बात जरूर है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी उत्पाद हम नहीं बना पा रहे हैं। इसका मतलब कि हम कुछ ऐसी चीजें नहीं बना पा रहे हैं जो कि चीन में हम उसकी खपत करा सकें या चीन को भी उसकी जरूरत हो। तो इसके लिए व्यापार संतुलन के लिए जरूरी है कि चीन पर जो हमारी आयात की निर्भरता है उसको कम तभी किया जा सकता है जब हम भी क्या करें, कुछ ऐसी प्रतिस्पर्धी चीजें बनाएं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिसकी डिमांड चीन में भी ज्यादा हो। तो हम कह सकते हैं कि जो चीन का अंदरूनी उत्पादन है वो हमसे ज्यादा कहीं ना कहीं सशक्त है, क्योंकि वो हम पर उतना डिपेंड नहीं है। तो यही कंडीशन है कि हमारी चीन से आयात की जो आंकड़े बयां कर रहे हैं वो स्थिति, आयात पर हमारी निर्भरता उन पर ज्यादा है। अब भारत अभी आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर जरूर है, लेकिन निर्यात बढ़ाना एक हमारे सामने चुनौती के रूप में ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आगे अगर दूसरे पक्ष पर बात करें, भारत का कुल व्यापार घाटा और सेवाओं का योगदान, देखिए व्यापार घाटा ये संभवतः और ज्यादा होता, लेकिन हमारे यहाँ जो सर्विस सेक्टर है वो कहीं ना कहीं इस व्यापार घाटे को संतुलन करने में बहुत बड़ी भूमिका उसकी है। क्योंकि भारत में अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 में आप देखें तो सेवाओं का जो निर्यात है वो $383.51 बिलियन रहा, जिसमें कि 12.45% की वृद्धि भी देखी गई। इसका मतलब यह है कि जो सेवाओं का हम आयात कर रहे हैं उसकी तुलना में हम निर्यात जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। अगर आयात की बात देखें तो $195.95 बिलियन जो सर्विसेज हैं उनका हम आयात करते हैं, लेकिन वही निर्यात आप देखेंगे तो $383.51 बिलियन है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ जो सर्विस सेक्टर है उसमें हम जो एक्सपोर्ट की कंडीशन है उसमें काफी हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सेवाओं में हम अच्छा अधिशेष, अच्छा सरप्लस हमको प्राप्त हो रहा है। वहीं अगर देखें कुल व्यापारिक घाटे की बात करें तो $94.26 बिलियन हमको फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमको व्यापारिक घाटा दिखाई दिया। और ये कुल आयात जो था उस आयात से अगर व्यापारिक घाटा इतना हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो निर्यात है वो इतना कम है। इसका मतलब कि अगर हम व्यापारिक घाटे की बात करें तो इसमें हमें पूरा फोकस किस बात पर करना है। व्यापारिक घाटा तभी कम होता है जब हमारी निर्यात, हमारा एक्सपोर्ट बेहतर होगा, तभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जब बैलेंस होगा तो व्यापारिक संतुलन की स्थिति दिखाई देगी और किसी भी राष्ट्र के लिए वो हित में होता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमारा निर्यात ठीक रहा है। अगर हम बात करें कॉफी निर्यात में तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनी वैश्विक, हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जैसे ब्राजील में सूखा पड़ा और सूखे और गर्मी की वजह से वहां की जो रोबस्टा कॉफी है उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, और उसकी कीमतें ज्यादा बढ़ने की वजह से उसका फायदा भारत को हुआ और भारत की जो कॉफी की डिमांड है वो वैश्विक बाजार में बढ़ी और इससे भारत का कॉफी निर्यात बढ़ा $1.8 बिलियन, यानी 40% की वृद्धि
भारत के कॉफी निर्यात में भी दिखाई दी। तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिसने सर्विस सेक्टर के साथ साथ अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा निर्यात में गिरावट वाले क्षेत्र भी कुछ रहे जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि रत्न आभूषण हुआ, हस्तशिल्प हुआ, रसायन हुआ, कार्बनिक अकार्बनिक दोनों ही इसमें शामिल हैं। जैसे क्षेत्रों में 2 से 10% की हमको गिरावट दर्ज की गई। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अगर हम अपने निर्यात में गिरावट को अगर हम और बढ़ाने में अगर सक्षम रहे तो निस्संदेह हमारा जो हम कह सकते हैं जो व्यापार घाटा है उसको हम और बैलेंस कर सकते हैं। अब इसी में वैश्विक परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो WTO ने एक भविष्यवाणी की है, उस भविष्यवाणी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दरअसल WTO ने यह अनुमान लगाया है कि मौजूदा समय में टैरिफ को लेकर जो टैरिफ वार चल रहा है, जो टैरिफ बाधा उत्पन्न की जा रही है, अर्थात विदेशों से आने वाले जो भी सामान है उन पर जो टैरिफ लगाया जा रहा है, जो शुल्क लगाया जा रहा है, उसकी वजह से बाहर के सामान क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे और देश के उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए इस पॉलिसी को अमेरिका के द्वारा अपनाया जा रहा है। लेकिन इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रभाव यह पड़ेगा कि इसमें वैश्विक मंदी की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब देखिए 2025 में गुड्स ट्रेड में जो पहले अनुमान था कि अगर टैरिफ वार नहीं छिड़ता तो यह अनुमान था कि इस गुड्स जो ट्रेड है उसमें जो वृद्धि होगी वो 3% अनुमानित थी। लेकिन मौजूदा समय में अगर देखें तो 0.2% की वृद्धि होती ही दिखाई दे रही है, अर्थात वृद्धि नहीं होती दिखाई दे रही है। 0.02% का मतलब 0.2% का मतलब वो वृद्धि न के बराबर है। तो ऐसी दशा में जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनके बढ़ने की वजह से एक मंदी की सिचुएशन बनी है, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंदी या ठहराव की स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था जा रही है। और आप जानते हैं कि कोई भी मंदी की स्थिति क्या होती, मंदी का मतलब ही हुआ कि हम आर्थिक रफ्तार को धीमा कर रहे हैं, और आर्थिक रफ्तार जब धीमी होती है तो ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में हमें महंगाई बढ़ेगी, ब्याज दरें बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी, नौकरियां जाएंगी, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। विशेष तौर पर अगर सेवाओं के क्षेत्र में देखें, जिसने कि भारत की अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने में अहम भूमिका निभाई है, WTO की भविष्यवाणी कहती है कि जो सेवा का सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, जैसे IT हो गया, फाइनेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, इसमें भी कहा गया है WTO द्वारा कि पहले जितनी तेजी नहीं रहेगी, केवल 4% ही वृद्धि की उम्मीद है। और अगर ऐसा रहता है तो जो विकासशील देश हैं, विशेष रूप से भारत के जैसे जो देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। तो WTO की इस चेतावनी को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो पूरे विश्व में चल क्या रहा है, तो पूरे विश्व में अगर हम देखें तो एक संरक्षणवाद की पॉलिसी चल रही है। संरक्षणवाद की पॉलिसी का मतलब कि अपने देश के उत्पादों का संरक्षण किया जाना, और इसी की वजह से विदेशी उत्पादों पर यह टैरिफ शुल्क अमेरिका जैसे सशक्त देश द्वारा लगाया जा रहा है। दूसरा यह है कि जो जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो चीन अमेरिका का युद्ध हो, इसकी वजह से जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि किसी भी स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए सप्लाई चेन में एक स्मूथ मोबिलिटी का होना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन की वजह से भी बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा इन बाधाओं के उत्पन्न होने से वैश्विक महंगाई और ब्याज दरों में वृद्धि देखी जाएगी, और जब महंगाई होगी, ब्याज दरों में वृद्धि देखी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि डिमांड जो है वो क्रिएट नहीं होगी, तो मांग में गिरावट आएगी, और मांग में गिरावट आना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। और अगर ये टैरिफ बाधा बनी रही तो सबसे ज्यादा इसका खामियाजा भुगतेंगे विकासशील देश। अब इसके लिए आवश्यक क्या है, तो इसके लिए आवश्यक है खुले व स्थिर वातावरण के निर्माण की जरूरत है। इसमें सारे देशों को मिलकर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए एक स्मूथ व्यवस्था बनाने की जरूरत है। जितने भी जियोपॉलिटिकल तनाव हैं उसको कम करने की आवश्यकता है। और भारत के लिए लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत को आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी खुद को वो तैयार करे, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा हम इन कल पुर्जों पर, चाइना पर निर्भर होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो व्यापार संतुलन है वो प्रभावित होगा। तो ऐसी दिशा में भारत आत्मनिर्भर के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुओं के प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने पांव मजबूत कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि लर्निंग ऐप में आपको कुछ AI फीचर्स के साथ बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को, अपनी रणनीति को और बेहतर बना सकते हैं। इसमें AI समरी का एक फीचर है, जिसके आधार पर आप किसी भी बड़े खंड को बहुत ही छोटे खंड के रूप में प्रस्तुत करेगा आपके सामने, जिससे कि आप उसको दोहरा के अपने और भी अध्ययन को मजबूत बना सकते हैं। AI क्विज की सुविधा है, आस्क मी अ क्वेश्चन के माध्यम से आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको इसका AI फीचर देगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई में निर्बाध गति से चल सकेगी। इसके अलावा दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की क्लासेज जो नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं, वो IAS GS फाउंडेशन कोर्स की बात कर लें
तो ऑफलाइन कोर्स हिंदी माध्यम का 29 अप्रैल शाम 6 बजे से और अंग्रेजी माध्यम का 7 मई सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो रहा है। 87501 पर कॉल करके विस्तार से जानकारी आप ले सकते हैं। देखिए, अंत में एक अभ्यास प्रश्न है, मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी एक प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब आपसे अपेक्षित है। WTA के अनुसार 2025 में वैश्विक माल व्यापार में कितनी गिरावट की संभावना है? WTO ने कितनी संभावना व्यक्त की है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विकल्प आपके सामने है, 0.5%, 1%, 0.2% या 0.25%। इसका जवाब दीजिए। और मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न है कि भारत चीन व्यापार असंतुलन एक आर्थिक चुनौती है या रणनीतिक चूक? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब से आप लाभान्वित होंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।